आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यस चिल्ड्रन अभी तक हमने क्या समझा? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है which is concerned with recording, classifying, summarizing of financial transactions and events and interpreting the results thereof। ये हमने समझ लिया कि अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, तो अकाउंटिंग का एम क्या है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। तो फर्म की जो परफॉर्मेंस है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है दूसरे यूजर्स को। वेरियस यूजर्स जो हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। यूजर्स कौन कौन है? मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज है, ओनर है, फिर क्रेडिटर्स, डेटर्स, इन्वेस्टर्स, ठीक है, फिर टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट और बहुत सारे। यस चिल्ड्रन, ठीक है। तो हम देखें तो इन्वेस्टर क्या चीज़ के लिए, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो इन्वेस्टर हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या रुचि रख सकते हैं या क्या चीज़ में इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न हुआ है ना। क्योंकि परफॉर्मेंस, और वो दूसरे एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर हमारी एंटरप्राइज में प्रॉफिट्स नहीं है एडिक्वेट तो वो दूसरी में शिफ्ट हो जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, ठीक है, हम ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन क्या हो? रिलायबल हो, कंपेरेबल हो, दो फर्म में कंपेयर की जा सके। यस चिल्ड्रन, समझ आया यहाँ तक भी? हमें कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए कि एक जैसे हो। ठीक है, इसलिए और ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो फॉलो कर रहे हैं डिफरेंट फर्म्स या डिफरेंट एंटरप्राइजेस वो सिमिलर हो। ठीक है, सारी जो प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस जो भी हो वो सिमिलर हो, अलग अलग फर्म्स की, अलग अलग एंटरप्राइजेस की। ठीक है, तो पूरी ये कंसिस्टेंसी पूरे प्रोसेस में रिक्वायर्ड है, हर जगह रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैसे हम ट्रांजैक्शंस को अकाउंट कर रहे हैं, कैसे मेजर कर रहे हैं, हर चीज़ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करें, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। तो कुछ रूल्स या प्रिंसिपल्स, यस, प्रिंसिपल्स या रूल्स हम सब फॉलो करें। प्रिंसिपल्स या फिर हम कह सकते हैं, ये एक लेमन्स लैंग्वेज में रूल्स हैं जो हर कोई फॉलो करे अपनी रिकॉर्डिंग में। ठीक है, तो ये जो रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं ये डेवलप हुए हैं धीरे धीरे, और ये जनरली एक्सेप्टेड हैं, यानी सब इन्हें एक्सेप्ट करते हैं। यस, तो जो टर्म प्रिंसिपल्स है इसका क्या मतलब होता है? अ जनरल लॉ, रूल्स, या हम कह सकते हैं अ जनरल लॉ। यस चिल्ड्रन, और रूल अडॉप्टेड है ना, और प्रोफेस्ड एज अ गाइड। तो ये प्रिंसिपल्स और क्या हैं? हमारे गाइड, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? हमें गाइड कर रहे हैं। ठीक है, टू एक्शन, अ गाइड टू एक्शन, अ जनरल लॉ, अ गाइड टू एक्शन, या रूल्स टू बी फॉलोड, हम कैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे? हम कंडक्ट करेंगे, है ना, और प्रैक्टिस करेंगे अकाउंटिंग की। क्लियर है? समझ आया प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, है ना? तो इनको हम क्या बोलते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये टर्म बोला हमने। इसको क्या बोला? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है ना, गैप। क्लियर है चिल्ड्रन? तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सब ने एक्सेप्ट किए,
सबके लिए सेम है और ये एक गाइड टू एक्शन या एक जनरल रूल या एक जनरल लॉ है जो हमें हेल्प करते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में। अंडरस्टूड? ठीक है। तो ये क्या एक ही दिन में बन गए? नहीं, दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इवॉल्व। उन्हें इवॉल्व होने में या उन्हें बनने में बहुत एक टाइम लगा, ग्रेजुअल पीरियड लगा। ठीक है। ये किसके बेसिस पे बने? पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बने। तो किसके बेसिस क्या है इसका? बेसिस क्या हुआ इनका? पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है। फिर और क्या है? यूजेज और कस्टम। कस्टम्स के बेसिस पे बन गए। ठीक है। स्टेटमेंट्स, कुछ इंडिविजुअल ने स्टेटमेंट्स दिए उसके बेसिस पे बन गए। कुछ थिंकर्स हुए होंगे। ठीक है। या प्रोफेशनल बॉडीज है ना। यस। ठीक है। एंड कुछ रेगुलेशंस दिए गवर्नमेंट ने। ठीक है। तो इस तरह से ये रूल्स डेवलप हुए, ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ओवर द टाइम डेवलप हुए। यस। तो जो पास्ट एक्सपीरियंस है, कस्टम्स हैं, कुछ प्रोफेशनल बॉडीज़ या इंडिविजुअल्स के स्टेटमेंट्स है, जो कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ठीक है, उनके कुछ रेगुलेशंस है। यस। तो उनके बेसिस पे यस अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स ने क्या किया? डेवलप किया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। ठीक है। और ये सब फॉलो करते हैं। क्लियर? अब इन प्रिंसिपल्स को, इन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को वो हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कभी हम उनको क्या कहते हैं? कंसेप्ट्स कहते हैं। ब्रॉडली हम इनको डिवाइड करते हैं कंसेप्ट्स या कन्वेंशंस में। ठीक है। और इनको हम अलग अलग नाम से, कोई इन्हें कंसेप्ट कहता है, कोई इनको पोस्टुलेट कहता है, कोई कन्वेंशन कहता है, पर जनरली हम इनको कंसेप्ट्स या कन्वेंशंस में डिवाइड करते हैं। यस चिल्ड्रन? ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट टर्म का मतलब है नेसेसरी अजम्पशन। ठीक है, ब्रॉड मीनिंग। ठीक है। और जो टर्म कन्वेंशन है उसका मतलब होता है ट्रेडिशन या कस्टम। यस। तो ब्रॉडली हमने समझा, जो कस्टम्स है वो नेसेसरी अजम्पशन है जो हमने अज्यूम किए, और कन्वेंशंस जनरली ट्रेडिशन है जो ओवर द पीरियड डेवलप हो गया। समझ आया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग? अब हम देखते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस हम समझ रहे हैं, कौन से होते हैं ये। यस। तो फर्स्ट जो हम करेंगे कंसेप्ट्स, फर्स्ट कंसेप्ट जो हम समझेंगे वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। यस चिल्ड्रन? अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का क्या मतलब है ये समझते हैं हम। ठीक है। बिजनेस जो है वो एक दिन के लिए नहीं करना हमें। ठीक है। ये अज्यूम किया जाता है, इसके हिसाब से क्या अज्यूम किया जाता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
ठीक है, तो पहला गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में सबसे पहला पॉइंट क्या हम समझ रहे हैं, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यस, है ना, इन द फ्यूचर। ठीक है, और क्या समझते हैं हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में, जो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो यही अज्यूम करके रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूइंग बिजनेस है। आज खत्म हो जा रहा है ये सोच के हम नहीं कर रहे, ठीक है। अब इसीलिए हम क्या करते हैं, हम फिक्स एसेट्स को अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और उस पर क्या चार्ज करते हैं, उस पर डेप्रीसिएशन, यानी उसका जो भी रिडक्शन इन वैल्यू होता है ना, डेप्रीसिएशन होता है लॉस इन दी वैल्यू ऑफ असेट। एक असेट हमने खरीदा और धीरे धीरे उसको यूज़ किया हमने, घस गया, टाइम बीत गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, उसके कारण उसका वैल्यू कम हो रहा है, उसको हम डेप्रीसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो हम रिकॉर्ड करते हैं फिक्स असेट को कॉस्ट पे, और उस पर क्या करते हैं, एंड डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड। यस, समझ आया। अब इसी कंसेप्ट के कारण हम पूरे कॉस्ट को एक्सपेंस नहीं मानते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ठीक है। उसको हम खर्चा नहीं मानते उस साल का, जब हम फिक्स एसेट खरीदते हैं तो उसको खर्चा नहीं मानते उस साल का, ठीक है। पर उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक असेट जैसा ट्रीट करते हैं, और जितना जितना असेट हमने इस साल में कंज्यूम किया यानी यूज किया, उसी को हम खर्चा मानते हैं, यस, समझ आया। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हम क्या क्या समझते हैं, या इस कंसेप्ट से हमने क्या अज्यूम किया कि बिजनेस एक लंबे समय तक कंटिन्यू करेगा फ्यूचर में, एक कंटिन्यूइंग बिजनेस है जब हम बुक्स बना रहे हैं तो, और जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कंटिन्यूइंग बिजनेस मान के ही कर रहे हैं, और जो फिक्स एसेट्स है उनको कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हैं, उन पे डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रीसिएशन यानी कंजम्पशन, यानी यूज ऑफ द एसेट इन दैट ईयर, इस साल एसेट कितना कम हुआ। और इस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के कारण ही हम फिक्स एसेट को एक्सपेंस जैसा ट्रीट नहीं करते हैं, एक्सपेंस नहीं मानते हैं, सिर्फ जितना इस साल में हमने एसेट को यूज किया उसी को हम एक्सपेंस जैसा मानते हैं करंट ईयर का। यस चिल्ड्रन, समझ आया ये। नेक्स्ट जो हम समझ रहे हैं, यस, सेकेंड इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, ठीक है। कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी, तो इस कंसेप्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हम समझ रहे हैं कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स हैं, ठीक है, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है ना, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या पॉलिसीज जो हैं, शुड रिमेन यूनिफॉर्म, यस, फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। जो पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस जो भी हैं, है ना, या मेथड्स जो हैं, यस चिल्ड्रन, हम क्या और टर्म यूज कर सकते हैं इसके लिए, हम टर्म यूज कर सकते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, मेथड्स,
यस, ये सब क्या रहने चाहिए, यूनिफॉर्म रहने चाहिए, एक जैसे, कंसिस्टेंट, जो वर्ड कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट, यस, यानी यूनिफॉर्म, क्लियर रहने चाहिए। यस, जो प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स या मेथड्स हैं वो, ठीक है चिल्ड्रन। हमें समझ आया कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए या यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। यस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट चेंज। क्या चेंज नहीं होनी चाहिए, पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस। यस, यूएलडी, शुड नॉट चेंज। यस चिल्ड्रन, ठीक है, समझ आ गया। अगर ये चेंज हो जाएगी तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ना तो इंटर फर्म और ना इंट्रा फर्म, ना तो फर्म के भीतर हम एक साल के अपने प्रॉफिट को या बिजनेस के रिजल्ट को दूसरे साल से कंपेयर कर पाएंगे, डिपार्टमेंट, यस, किसी भी तरह से हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ना हम अपने कंपेटिटर्स से कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस सेम रहनी चाहिए। बहुत सारे मेथड्स होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, तो उसमें ये सब ध्यान रखना चाहिए, स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड्स, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड्स, सब में, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं कि हम चेंज कर ही नहीं सकते पॉलिसीज को, सर्कमस्टेंसेस जब ऐसा बोलेगा तो हमें चेंज करना है। फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रोवाइड करता है, अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज चेंज करेंगे, बट है ना, टेक्निक्स उसी जब चेंज करेंगे जब इम्प्रूव टेक्निक्स पे जा रहे हो हम, ठीक है। अगर चेंज अकाउंटेंट के हिसाब से बेटर डिस्क्लोजर दिखा रहा है तो हम पॉलिसीज को चेंज भी करेंगे, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा है, नेक्स्ट अक्रूअल कंसेप्ट। अब ये समझते हैं कि अक्रूअल क्या होता है। हम अकाउंटिंग में अक्रूअल बेसिस यूज करते हैं, अक्रूअल, ठीक है। तो अक्रूअल का मतलब क्या होता है कि जब सेल्स होती है तब हम रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मनी रिसीव्ड को ही हम प्रायोरिटी नहीं देते। यस, तो अक्रूअल कंसेप्ट में इसका मतलब क्या हुआ कि revenue is recorded when sale is made. Revenue is recorded when sale is made. Whether, ये समझेंगे हमें ना, cash is received or not. समझे? तो अब हम जनरली हमने क्या देखा कि हम आज के दिन को अच्छा कब मानते हैं, जब आज हमने बहुत मनी रिसीव किया, और कल अच्छा नहीं है अगर हमने पैसा नहीं रिसीव किया। जनरली अभी तक हम यही समझते थे, बट अक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से सेल जिस दिन हो गई है ना, उस दिन हमने रेवेन्यू अर्न की, चाहे कैश आज रिसीव किया हो नहीं किया हो, इसको अक्रूअल बोलते हैं। अक्रूअल दैट मीन्स रिकग्निशन तब होता है सेल का जब सेल हो जाती है, रेवेन्यू का जब सेल हो जाती है। कैश चाहे उसके लिए 10 दिन बाद आए, चाहे 15 दिन बाद आए, चाहे 2 दिन बाद आए, कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गई जब सेल हो गया। तो अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में हम अक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से ही रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं। यस चिल्ड्रन, नेक्स्ट देखते हैं हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या है बिजनेस
इसको कभी कभी हम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिजनेस है वो अपने ओनर से उसकी एक डिस्टिंक्ट या सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस हैज अ सेपरेट और डिस्टिंक्ट entity, yes, from its मतलब बिजनेस एक अलग पर्सन है, उसकी अलग पर्सनालिटी है। बिजनेसमैन और बिजनेस एक नहीं है, दे आर सेपरेट पर्सनालिटीज, सेपरेट पीपल। लॉ भी रिकग्नाइज करता है इसको। यस, लीगली अलग अलग हैं, एक नहीं है। यस चिल्ड्रन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम दोनों को सेपरेट एंटिटीज जैसा ट्रीट करेंगे। यस, सेपरेट पर्सनालिटीज जैसा ट्रीट करेंगे, अलग अलग। अब इसी कारण जो कैपिटल है, अब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के कारण ही कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। और जब वाइंडिंग अप होगा या बिजनेस खत्म हो जाएगा, बिजनेस बंद करेंगे, तो ये कैपिटल बिजनेसमैन को वापस चुकाना है हमें। यस, इसी कारण कंसेप्ट ऑफ ड्रॉइंग्स अराइजेस। यस, अगर मैं मुझसे ही कुछ लेके जाती तो ड्राइंग्स थोड़ी कहलाती, वो तब कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। बट क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं, तो कंसेप्ट ऑफ ड्राइंग्स या कैपिटल अराइज होता है। यस, तो एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी को पैसा दिया, वो कैपिटल है। एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी पैसा निकाल रही है, वो ड्राइंग्स है। यस, है ना। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो बन रहे हैं, है ना, वो किसके व्यू पॉइंट से बन रहे हैं? बिजनेसमैन के व्यू पॉइंट से नहीं, बिजनेस यूनिट के व्यू पॉइंट से बन रहे हैं। तो अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेस। यस, और बिजनेस यूनिट, ठीक है। किसके व्यू पॉइंट से होता है अकाउंटिंग? बिजनेस के व्यू पॉइंट से होता है। चिल्ड्रन समझ आया? तो पर्सनल ट्रांजैक्शन जो हैं ओनर के, वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ ओनर आर नॉट recorded in the business accounting books. Yes, yes, है ना। तो बिजनेस के जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको हम बिजनेसमैन के जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस की। क्लियर है? समझ आया है? सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या? बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग डिस्टिंक्ट हैं। क्लियर चिल्ड्रन यहां तक? नेक्स्ट देखते हैं हम क्या। नेक्स्ट क्या है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। हमने जब मीनिंग समझा था बिजनेस का और उसकी प्रोसेस समझी थी, तो हमने मनी मेजरमेंट टर्म यूज किया था। ठीक है, समझते हैं। तो हमने क्या देखा था कि सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं जो मनी के टर्म में, है ना, जो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, है ना। सो ओनली दोज transactions
are recorded which can be expressed in terms of money. ये हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले ये चीज़ समझी थी. यस, तो अगर एक इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, ठीक है, पर उसको हम तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं की जा सकती है. ठीक है, अगर वो एक्यूरेटली है ना, एक डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ मॉनेटरी टर्म्स में मेजर की जा सकती है, तभी वो रिकॉर्ड होगी. ठीक है, सो एनी इवेंट, yes, however important, cannot be recorded. Yes, yes, if या unless it can और हम कह सकते हैं can be measured in terms of money. यानी अगर उसका इफेक्ट है ना, इट्स इफेक्ट अगर मनी की टर्म्स में मेजर हो सकता है तभी वो रिकॉर्ड हो सकती है, नहीं तो वो रिकॉर्ड नहीं हो सकेगी. जैसे अगर हमने, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदा, तो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी नहीं रिकॉर्ड करेंगे, उसकी मॉनेटरी वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड किया जाएगा. हमने 200 यूनिट्स ऑफ से कुछ खरीदा है, वो रिकॉर्ड नहीं होगा, बट हमने कितनी वैल्यू का क्या मटेरियल या रॉ मटेरियल खरीदा है वो रिकॉर्ड होगा. यस, मशीन कितने की खरीदी, चेयर्स कितने की खरीदी, फैंस कितने के खरीदे, ऐसे रिकॉर्ड होगा, न कि कितने नंबर ऑफ मशीन्स खरीदे. नो. यस, क्लियर चिल्ड्रन. नेक्स्ट जो है कंसेप्ट वो हम करते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. ठीक है, तो आपने समझा, सबसे पहले हमने समझा कि बिजनेस इनडेफिनेटली कंटिन्यू करेगा. ठीक है, बिजनेस विल कंटिन्यू, यस, indefinitely. ठीक है, इनडेफिनेटली. अगर इनडेफिनेट है तो हम बिजनेस का रिजल्ट कैसे जानेंगे? मैच खत्म होता है तब मैच का रिजल्ट पता चलता है, तो बिजनेस तो खत्म ही नहीं होगा, इनडेफिनेटली कंटिन्यू करेगा, तो हम बिजनेस का रिजल्ट कैसे जानेंगे? यस चिल्ड्रन, तो बिजनेस ऑपरेशन का रिजल्ट जानने के लिए बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, पर बंद तो होगा नहीं, बिजनेस तो कंटिन्यू करने वाला है. हमने ये समझा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में. तो हम क्या करेंगे, इतने लंबे समय तक वेट करेंगे? मैं तो रहूंगी नहीं, हो सकता है, और मेरा बिजनेस कंटिन्यू करता रहेगा, तो कैसे जानूं कि कितना प्रॉफिट हुआ? इन्वेस्टर्स को भी जानना है, मैनेजर्स को जानना है, सब कुछ जानना है. तो फिर अगर मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं करेक्टिव एक्शन कैसे लूंगी? डिफिकल्ट हो गया ना. यस, तो क्योंकि रिजल्ट इंटरवल्स में जानना जरूरी है. यस, इट इज important to know the result in intervals. Yes,
तो क्या चाहिए हमें? यस, तो हमें क्या चाहिए? हमने जो बिजनेस की लाइफ है उसको डिवाइड किया है, ठीक है? यस, टाइम इंटरवल्स में, जिससे हम प्रॉफिट्स मेजर कर सकें। तो हमने क्या किया? लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू, क्या कहें, टाइम इंटरवल्स कहते हैं, टाइम यस, टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया, जिससे हम प्रॉफिट मेजर कर सकें। अब ये टाइम इंटरवल क्या है? ये टाइम इंटरवल कितना? 12 मंथ्स, ठीक है? अब इस 12 मंथ्स को हमने क्या कहा? इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग ईयर। इस 12 मंथ्स को हम क्या कहते हैं चिल्ड्रन? इस 12 मंथ्स को हम कहते हैं अकाउंटिंग ईयर। अब जनरली अकाउंटिंग ईयर कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो करंट ईयर में टाइम इंटरवल क्या होगा? 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2021। अंडरस्टूड है ना? समझ आया है? तो ये हमारा ईयरली अकाउंटिंग ईयर होता है। हर अकाउंटिंग ईयर के बाद बिजनेस एक इंटरवल लेती है और अपना रिजल्ट असरटेन करती है। कोई करेक्टिव एक्शन चाहिए तो वो करती है। यस, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम करेंगे वो है कॉस्ट कंसेप्ट। इसको कभी कभी हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं। इस कंसेप्ट में असेट को हम रिकॉर्ड करेंगे, यस, उस प्राइस पे जो हमने पे किया है उसे एक्वायर करने के लिए। तो असेट इज रिकॉर्डेड yes in the books of accounts, yes, at the price at which it is acquired, ठीक है? तो जो कॉस्ट है वो अकाउंटिंग का वो बन जाता है आधार, ठीक है? हम उसके बेसिस पे ही, बेसिस बन जाता है, उसके बेसिस पे ही हम अकाउंटिंग करेंगे। तो क्योंकि ये कॉस्ट तो पुरानी चीज हो जाती है, इट रिलेट्स टू पास्ट, इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। कभी कभी कॉस्ट कंसेप्ट को हम और क्या कहते हैं? हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं, ठीक है? यस चिल्ड्रन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि असेट को आप एक्विजिशन प्राइस पे ही दिखाते रहेंगे। आप क्या करते हैं? आप प्राइस सिस्टमैटिकली रिड्यूस करते हैं। प्राइस इज सिस्टमैटिकली reduced year to year, from year to year, from year to year by charging depreciation. yes, और असेट्स को हम फिर कैसे दिखाते हैं? कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन। फिर बैलेंस शीट में असेट्स को दिखाते हैं उसके बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे दिखा देते हैं। बुक वैल्यू कैसे निकलती है? कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन, ठीक है? तो जो वैल्यू हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू निकलती है कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन करके। यस चिल्ड्रन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के हिसाब से एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ डुअल एस्पेक्ट, है ना। हर ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हो रहा है उसके डुअल एस्पेक्ट है। तो इसका मतलब है कि एवरी ट्रांजैक्शन affects at least two accounts, dual, है ना, two accounts, yes। तो इसका टू अकाउंट्स को कैसे अफेक्ट करेगा? वन अकाउंट इज डेबिटेड and other is credited। अगर एक डेबिट हुआ तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो ये एस्पेक्ट्स हुए। डेबिट और क्रेडिट दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस जो सिस्टम इसको फॉलो कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यस। तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो हम बनाते हैं, यस, हम फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। तो उसके दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं इस सिस्टम के कारण ही, ठीक है। और हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है बेसिक, वो हमेशा ट्रू होल्ड करती है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? बेसिक असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, यस। और हम इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, कैपिटल इज असेट्स माइनस लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज इज असेट्स माइनस कैपिटल एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमेशा ट्रू होल्ड करती है, हम देखते हैं, यस, हम ये समझेंगे। नेक्स्ट क्या है? रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। ठीक है, ये समझते हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जो हमने सेल्स करके, गुड्स एंड सर्विसेज सेल करके, ठीक है, जो मनी अर्न किया उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। ये हमने समझा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी समझा। तो रेवेन्यू क्या करती है? रेवेन्यू कैपिटल को बढ़ाती है। तो रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड व्हेन सेल इज मेड। तो रेवेन्यू कब होती है? व्हेन सेल इज, हमने अक्रूवल सिस्टम में भी यही पढ़ा था, जब सेल होती है तभी रेवेन्यू को हम रिकग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो जब रेवेन्यू रियलाइज होती है ना, तो जैसे ही टाइटल ऑफ ओनरशिप, सेल, सेल का मतलब क्या है? टाइटल ऑफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, टाइटल ऑफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। सेल का यही मतलब होता है ना, टाइटल ऑफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, यस। तो जैसे ही टाइटल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, ही बिकम्स लीगली लायबल टू पे, द परचेजर और द बायर बिकम्स लायबल टू पे। उसको पेमेंट करना होगा, बाध्य हो जाता है, उसकी लाइबिलिटी बन जाती है कि उसे पेमेंट करना है अब, यस। तो कैश मिले या नहीं मिले, जैसे ही सेल हो गई वैसे ही रेवेन्यू रिकग्नाइज हो जाएगी। कैश और रेवेन्यू सेम नहीं है। तो रेवेन्यू तब नहीं रिकग्नाइज होती जब कैश रिसीव होता है। रेवेन्यू जब रिकग्नाइज होती है जब सेल हो जाती है, जब टाइटल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, वैसे ही, यस।
अगर हमने इंस्टॉलमेंट बेसिस पे किया तो हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कलेक्ट करते टाइम सेल मानी जाती है, ठीक है। तो और फिर इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी जितना रिसीव करते हैं तब, क्योंकि बहुत लंबा चलता है इसलिए, ठीक है। यस, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, समझते हैं, है ना। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या मैच कर रहे हैं? हम मैच कर रहे हैं किसको? कॉस्ट को और रेवेन्यू को। तो कॉस्ट और रेवेन्यू मैच करके क्या मिलता है? ये क्यों चाहिए हमें? डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट के लिए हमें ये कंसेप्ट काम आती है। अब नेट प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन होता है? हम क्या मैच कर रहे हैं? कॉस्ट विल बी मैच्ड विथ इट्स रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से तो क्या होगा? प्रॉफिट है। अब जब हम कॉस्ट और रेवेन्यू को मैच कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। हमने कोई एक्सपेंस इनकर की है, पे की या नहीं की, पेड और अनपेड, वो हम कॉस्ट मानेंगे, ठीक है, एक्सपेंसेस मानेंगे उनको। हमें मनी रिसीव हुआ नहीं हुआ, अगर सेल हो गई तो उसको रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा। यस। अब सोचो कोई एक्सपेंस पार्टली इस ईयर से रिलेटेड है, जैसे एग्जांपल लें इंश्योरेंस प्रीमियम, और पार्टली अगले साल से रिलेटेड है, तो इस साल का इस साल की एक्सपेंस में मानेंगे और जो अगले साल की है वो अगले साल कैरी करेंगे। हम इस साल की एक्सपेंस से हटा देंगे उसको, चाहे हमने उसका पेमेंट कर दिया। अगर कोई कुछ बच गए रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, तो उनको हम अगले साल के स्टॉक में दिखाएंगे, उसको क्लोजिंग स्टॉक में, और अगले साल कैरी कर देंगे हम उसको ओपनिंग स्टॉक में, क्योंकि वो अगले साल सेल होंगे, उसकी रेवेन्यू अगले साल अर्न करेंगे। अगर कोई इनकम भी हमने रिसीव कर ली या एडवांस में तो उसको हम डिडक्ट कर देंगे, और कोई इनकम जो हमने रिसीव नहीं की अभी तक तो उसको हम ऐड कर देंगे। यस। नेक्स्ट चिल्ड्रन इज द ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ठीक है चिल्ड्रन, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट में जो ट्रांजैक्शन है वो एक ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव मैनर का क्या मतलब है? फ्री फ्रॉम बायस। जो ट्रांजैक्शंस है वो किसी भी तरह बायस्ड नहीं होने चाहिए। बायस्ड मतलब किसी से भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं होने चाहिए। ना तो अकाउंटेंट्स का कोई इन्फ्लुएंस आना चाहिए और ना मैनेजमेंट का कोई बायस होना चाहिए। पर्सनल बायस किसी का नहीं आना चाहिए। कैसा बायस? पर्सनल बायस। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब ऐसा तभी पॉसिबल है जब हर जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, व्हेन ईच ट्रांजैक्शन is supported by verifiable documents। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जैसे वाउचर्स, ठीक है, फिर क्या क्या हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स कैसे होंगे? वाउचर्स, बिल्स, मेमोज एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह के पेन स्लिप हो, यस, कोई अग्रीमेंट, कोई कॉरस्पॉन्डेंस, ये सब।
ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन बायस से फ्री होना चाहिए, पर्सनल बायस से, और वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स के से सपोर्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमें पता होगा कि जो ट्रांजैक्शन है, यस, उसको हम प्रूव कर सकेंगे। यस चिल्ड्रन, क्लियर है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम कुछ कन्वेंशंस करते हैं। कन्वेंशंस डिस्कस करते हैं। तो कन्वेंशन क्या होता है, हमने पहले भी समझा था, कस्टम होता है। ठीक है, कस्टम या ट्रेडिशंस से जो आता है। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यस, तो फर्स्ट कन्वेंशन जो हम करेंगे वो करेंगे कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, इसका मतलब क्या हुआ? फुल डिस्क्लोजर मतलब सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, जो है हमारे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या इन बिजनेस से रिलेटेड, इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड, यस, एक एंटरप्राइज के, वो हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए। यस, वो बतानी चाहिए। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिग्निफिकेंट कब होती है? जो बिजनेस के रिजल्ट्स को चेंज करने का दम रखती है, या बिजनेस के रिजल्ट्स को वेवर करने का। मैंने एक 5 रुपए का बिल मिस हो गया, कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, बट मैंने एक 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया और उसको मिस कर दिया, उसको बताया नहीं है, डिस्क्लोज नहीं किया है, तो वो है ना। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो मटेरियल इंटरेस्ट हो, ठीक है, मटेरियल इंटरेस्ट हो जिसमें, है ना, वैसी इंफॉर्मेशन को हम सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है उसको हम डिस्क्लोज करते हैं, टोटल दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, ताकि हर सारे यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन को देख सकें और बिजनेस के बारे में समझ सकें। ठीक है, फिर कुछ इंफॉर्मेशन हम नीचे बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट जैसे भी दिखाते हैं। ठीक है, कि कोई होने वाले कंटिंजेंट आइटम्स हैं, जैसे कोई लॉ केस है जो एंटरप्राइज के अगेंस्ट चल रहा है, वैसा कुछ, या कोई वैल्यूएशन का मेथड चेंज किया हमने, स्टॉक वैल्यूएशन का या डिप्रिसिएशन वैल्यूएशन का। यस, तो हम उस सबको दिखाते हैं। तो कोई मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने किए कितने के थे और आज की वैल्यू कितने की है, वो सब हम डिस्क्लोज करते हैं। तो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने फैक्ट्स को लीक किया है, सीक्रेट्स को लीक किया है। जो सफिशिएंट या सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होती है, जिसका मटेरियल इंटरेस्ट होता है, किसको होता है? टू द यूजर्स। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जानी चाहिए या बताई जानी चाहिए। नेक्स्ट, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। ठीक है, अब कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी फुल डिस्क्लोजर से एक एक्सेप्शन है, फुल डिस्क्लोजर का एक एक्सेप्शन कह सकते हैं इसको। ठीक है, सो दिस इज एन एक्सेप्शन टू द ठीक है, ये एक्सेप्शन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का, क्योंकि जो इररिलेवेंट आइटम्स हैं
उनको हम दिखाते नहीं हैं, डिस्क्लोज नहीं करते। तो सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन ही दिखाई जाती है। यस, सो इनसिग्निफिकेंट ठीक है, आइटम्स आर इग्नोर्ड, और के से कह सकते हैं मर्ज्ड विथ अदर्स। यस, तो ये इसलिए होता है ताकि जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो ओवरबर्डन नहीं हो जाए। यस, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, तो ऐसे फैक्ट जो मटेरियल हैं, यानी जो बिजनेस का कहते हैं रिजल्ट चेंज करने के काबिल हैं, उनको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। तो उसको तो दिखाना चाहिए, और इनसिग्निफिकेंट आइटम्स को इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे रिपेयर्स को, फिर छोटे छोटे टूल्स को हम अलग से नहीं दिखा के टूल्स के हेडिंग में ही दिखा देते हैं। यस, फिर है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। प्रूडेंस, केयरफुलनेस। ठीक है, तो बिजनेस शुड बी वेरी केयरफुल। केयरफुल यानी का मतलब क्या हुआ? यस, इस कन्वेंशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस, ठीक है, ऑल एंटिसिपेटेड होने वाले लॉसेस आर रिकॉर्डेड, and all anticipated gains are ignored. We say that the business, conservatism के हिसाब से, business adopts a safe policy. Business adopts a safe पॉलिसी। वो क्या करता है बिजनेस? सेफ पॉलिसी, केयरफुलनेस कैसे करता है? होने वाले लॉसेस के लिए पहले से तैयार रहता है, उनके लिए हमेशा फंड इकट्ठा करके तैयार रहता है, पर होने वाले गेन्स को इग्नोर कर देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम होती है उस पर दिखाते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रिएट करते हैं हम। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हम सरेंडर वैल्यू पे दिखाते हैं। ठीक है, कोई लॉ केस अगर पेंडिंग है, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रोविजन बना के रखते हैं पहले से। यस, तो अगर हम कंजर्वेटिज्म अपने बिजनेस में करेंगे और उसके हिसाब से अकाउंट्स करेंगे, तो हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कम प्रॉफिट दिखाएगा, तो हम रेडी हैं होने वाले लॉसेस के लिए। यस, क्योंकि कंटिंजेंसीज या इमरजेंसीज बिजनेस में हो सकती है, तो हम ये एक पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं कि हम केयरफुल रहते हैं, हम हमेशा तैयार रहते हैं होने वाले लॉसेस के लिए। यस चिल्ड्रन, थैंक यू।